नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल प्लास्टिक प्रदूषण का मसला न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में हम प्लास्टिक प्रदूषण खास करके समुद्र में की भयंकर मात्रा पर नज़र डालेंगे। हम इसके हमारे साथ शरीर और पर्यावरण पर जो असर हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और अंत में इस वीडियो की कहानी कैसे साइंटिस्ट ने प्लास्टिक वेस्ट को जेट फ्यूल में बदलने का तरीका निकाला उस पर बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। ग्रॉसरी बैग से लेकर प्लास्टिक स्ट्रॉज तक, साबुन से लेकर मेकअप तक के छोटे माइक्रो बीड्स, पृथ्वी प्लास्टिक में डूबी हुई है और आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा ही रहेगा। तो प्लास्टिक कितनी है? 1950 से लेकर आज तक दुनिया भर में लगभग 6.3 बिलियन टन प्लास्टिक उत्पादित हुई है। इस ग्राफ में आप प्लास्टिक उत्पादन में साफ उछाल देख सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2008 की वित्तीय संकट का असर भी इसमें दिखाई दे रहा है। हर साल अनुमानित 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है और ये स्थायी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भविष्यवाणी के अनुसार अगर सिटीजन वर्तमान गति पर जारी रही तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होगा। समुद्र की गहराई में 11 किलोमीटर गहरे मरियाना ट्रेंच के तल पर प्लास्टिक वेस्ट 3 बार मिला है। समुद्र में प्लास्टिक वेस्ट का सबसे व्यक्तिगत उदाहरण ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है। ये प्लास्टिक और तैरते हुए कचरे का एक संग्रह है जो मुख्यतः एशिया के देशों से आता है। यहाँ अनुमानित 1.8 ट्रिलियन टुकड़े प्लास्टिक हैं। नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच भी है जो बढ़ रहा है। ये सब तो है ही, इसके अलावा ये जीव जंतु पर जो असर कर रहा है उसका जिक्र करना भी जरूरी है। ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन ये और भी बुरा हो सकता है। एक हाल ही के अध्ययन ने पाया है कि हम खुद का ही प्लास्टिक वेस्ट खा रहे हैं। दरअसल हर हफ्ते हम इतना प्लास्टिक खा लेते हैं जितना एक क्रेडिट कार्ड होता है। साल भर में हम लगभग 250 ग्राम खा लेते हैं। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार प्लास्टिक का सबसे आम सोर्स पीने का पानी है, चाहे वो नल का हो या बॉटल का। मछली तो जैसे कि सोचा जा सकता है एक और सोर्स था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरे दो सबसे बड़े गुनहगार नमक और बियर हैं। प्लास्टिक कंजम्पशन और उसके ह्यूमंस पर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ अनजान है, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स में पाया जाने वाले एक केमिकल BPA का स्पर्म काउंट कम करने में योगदान है। इसके अलावा प्लास्टिक का मुख्य समस्या ये है कि वो टूटता ही नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि फोम प्लास्टिक कार्प को टूटने में 50 साल, एक डिस्पोजेबल नैपी को 450 साल और एक फिशिंग लाइन को 600 साल लगते हैं। तो अभी आशा मत छोड़िए, हम जल्द ही इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि क्या किया जा रहा है। उस पर नज़र डालेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए कि प्लास्टिक पॉल्यूटर्स कौन है और प्लास्टिक वेस्ट का सोर्स कहाँ से आ रहा है। चलिए डेटा पर नज़र डालते हैं। तो सवाल उठता है कि प्लास्टिक वेस्ट का सबसे बड़ा योगदान किसने दिया। इस चार्ट को देखकर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़े पॉल्यूटर्स कौन है। नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 फिलीपींस और नंबर 4 वियतनाम और नंबर 5 श्रीलंका। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये 2010 में था, जब चाइना अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सुपर पावर में बदलने की शुरुआत कर रहा था। इस समय से चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इस विस्तार में चाइना ने 20वीं सेंचुरी के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा किए गए कंक्रीट से ज़्यादा कंक्रीट किया है। लेकिन किसी भी तरह स्थिति थोड़ी जटिल है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स पूरब में उत्पादित बहुत सारे गुड्स का उपभोग करता है, तो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कुछ अच्छी खबर में चाइना अब इन समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठा रहा है और पिछले साल में प्लास्टिक बैग्स का उपयोग 66% कम हुआ है। लगभग 40 बिलियन बैग्स का उपयोग नहीं हुआ। तो ये प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से आ रहा है? एक 2017 की स्टडी के अनुसार लगभग 90% प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ 10 नदियों से आता है, जिसमें से 8 एशिया में और 2 अफ्रीका में है। तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिना किसी शक के पैकेजिंग 2 गुना ज़्यादा है। अगले बड़ी कैटेगरी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ये सब काफ़ी बुरा सुनने में आ रहा है, लेकिन चलो अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने इस चार्ट को देखना शुरू किया, जिसमें 1980s में लगभग 100% प्लास्टिक को वेस्ट के रूप में डिस्कार्ड किया गया था। फिर 1980s की शुरुआत में इंसर्नेटिंग शुरू हुई। फिर 1980s के अंत में रिसाइकलिंग पिक्चर में आई और आज लगभग 45% पुराने प्लास्टिक वेस्ट को या तो रिसाइकिल किया जाता है या इंसिनरेट किया जाता है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन समुद्र में जाने से बेहतर है। हमारी रिसाइकलिंग रेट के मामले में
जो इस पूरी बहस का एक मुख्य हिस्सा है, क्योंकि सीधे सीधे अगर हम इस पे अपने प्लास्टिक को सफलतापूर्वक रिसाइकिल कर सकते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक की समस्या नहीं होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बात की, उनका कहना है कि हमारे पास प्लास्टिक की समस्या नहीं है, हमारे पास वेस्ट की समस्या है। इस ग्राफिक से दिखाई दे रहा है कि प्लास्टिक की उत्पादन की मात्रा के मुकाबले लगता है कि हमारी रिसाइकलिंग एफर्ट शायद इस समस्या को समय रहते सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं है। हम लेजिस्लेशन की मांग कर सकते हैं प्लास्टिक के उत्पादनों को रोकने के लिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी देख सकते हैं मदद के लिए। एक टीम इंजीनियर्स ने इस टास्क को गंभीरता से लिया और एक बड़ा क्लीनिंग डिवाइस डेवलप किया ग्रेट गार्बेज पैच को टैकल करने के लिए, जिसके बारे में मैं पहले बात की थी। दुर्भाग्यवश जनवरी 2019 में डिवाइस ब्रेकडाउन हो गया था और उसे रिपेयर करना पड़ा, लेकिन इस साल बाद में फिर से लॉन्च किया जा रहा है। शायद छोटे स्केल पर प्रोजेक्ट इंजीनियर करना बेहतर होगा। ये एक छोटे स्थानीय क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। रबिश सकिंग सीज बिन्स हाल ही में सिडनी हार्बर में इंस्टॉल किए गए थे। ये डिवाइस पानी को सक करते हैं, रबिश को एक मैश बैग में ट्रैप करते हैं और पानी को वापस एनवायरनमेंट में रीसर्कुलेट करते हैं। दुनिया भर में 26 देशों में 450 सी बिन्स हैं जो हर दिन लगभग 4 किलोग्राम कलेक्ट करते हैं या साल भर में 1.4 टन। एक छोटा ओशन क्लीनर जिसे मिस्टर ट्रैश व्हील कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट में फर्क कर रहा है। जब व्हील घूमती है तो वो हार्बर से लिटर कलेक्ट करती है और उसे बार्ज में स्टोर करती है, बाद में रिमूवल के लिए। कुछ लेजिस्लेटिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। हम सबको पता है कि स्ट्रॉस को कई जगह बैन कर दिया गया है और बहुत सारे स्टोर आउटलेट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स को भी बैन कर दिया गया है। 2019 के मई में कंज्यूमर से पैकेज कलेक्ट करने का एक नया मॉडल शुरू हुआ। इसका नाम लूप है। कुछ बड़े नाम पार्टनर्स में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर, द बॉडी शॉप, कोको कोला, अनाया फर्म शामिल हैं। लेकिन अगर हम इस सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को फ्यूल में बदल सकते हैं, और यहाँ हम आते हैं अपनी फीचर्ड स्टोरी पर। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के नेतृत्व वाले एक रिसर्च ग्रुप ने डेली प्लास्टिक वेस्ट को जेट फ्यूल में बदलने का एक तरीका निकाला है। एक नए पेपर में जो जर्नल ऑफ अप्लाइड एनर्जी में प्रकाशित हुआ, साइंटिस्ट ने प्लास्टिक वेस्ट को उच्च तापमान पर मेल्टेड किया एक्टिवेटेड कार्बन के साथ, जो बेसिकली प्रोसेस्ड कार्बन है जिसका सरफेस एरिया बढ़ाया गया है, और अंत में रिजल्ट जेट फ्यूल था। तो ये कैसे काम करता है? एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जैसे कि वाटर बॉटल, मिल्क बॉटल और प्लास्टिक बैग्स को ग्राइंड किया तकरीबन 3 मिलीमीटर तक या एक ग्रेन ऑफ राइस के साइज तक। फिर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर रखा गया और एक रिएक्टर में उच्च तापमान पर लगभग 571 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन एक कैटलिस्ट है या एक पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है बिना खुद रिएक्शन द्वारा कंज्यूम किए। प्रोजेक्ट लीड और एसोसिएटेड प्रोफेसर हेनरी ली कहते हैं, प्लास्टिक को टूटना मुश्किल है। आपको एक कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। प्लास्टिक में बहुत सारा हाइड्रोजन होता है जो फ्यूल के लिए एक मुख्य कंपोनेंट है। एक बार कार्बन कैटलिस्ट ने अपना काम कर लिया तो वो अलग किया जा सकता है अगले बैच ऑफ वेस्ट प्लास्टिक कन्वर्जन में। कैटलिस्ट को भी रीजनरेट किया जा सकता है अपनी एक्टिविटी खो देने के बाद। कई अलग अलग कैटलिस्ट को अलग अलग तापमानों पर टेस्ट करने के बाद उन्होंने जो सबसे अच्छा रिजल्ट पाए थे वो 85% जेट फ्यूल और 15% डीजल फ्यूल का मिक्सचर। ली फिर से बोलते हैं, हम प्लास्टिक से लगभग 100% एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। हमने जो फ्यूल टेस्ट किया वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है और बाय प्रोडक्ट गैस भी प्रोड्यूस होती है जो हाई क्वालिटी का और यूज़फुल भी है। वो आगे कहते हैं कि प्रोसेस आसानी से स्केलेबल है। ये एक बड़े फैसिलिटी पर काम कर सकता है या फार्म्स पर भी, जहां फार्मर्स अपना खुद का प्लास्टिक वेस्ट डीजल में बदल सकते हैं। ली फिर से बोलते हैं, वेस्ट प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड एक बड़ा समस्या है। ये एक बहुत अच्छा और रिलेटिवली सिंपल तरीका है इन यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का। पोर्डियो यूनिवर्सिटी की एक और रिसर्च टीम ने एक तरीका इजाद किया है जिससे 90% प्लास्टिक वेस्ट को कई अलग अलग प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, जिसमें प्योर पॉलीमर्स और फ्यूल्स शामिल हैं। पोर्डियो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर लिंडा वैंग कहती हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है रिसाइकलिंग के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बनाने की, प्लास्टिक वेस्ट को पॉलीमर्स या क्लीन फ्यूल्स जैसे मूल्यवान प्रोडक्ट में बदलकर। हमारी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को बढ़ाने और दुनिया की प्लास्टिक वेस्ट स्टॉक को कम करने की क्षमता रखती है। जेट फ्यूल स्टोरी पर वापस जाते हुए, ये परफेक्ट नहीं है। फ्यूल जलने से ग्रीन हाउस गैसेस तो निकलेंगी ही, लेकिन ये हमारे पास जो अभी है उससे कहीं बेहतर है।
उन देशों के लिए जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस नहीं रखते और प्लास्टिक ओशन में फेंकने में ज़्यादा समय नहीं दिखते। ये सब प्रॉफिट मोटिवेशन एस्पेक्ट पर निर्भर करता है। अगर प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड फ्यूल बनाने से पैसा कमाया जा सकता है तो ये सरकार और प्राइवेट कंपनीज के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन हो सकता है कि वो ज़्यादातर रिसाइकिल करें और लैंडफिल से बेहतर मेथड्स अपनाएं। और वैसे भी क्या आप हर साल प्लास्टिक की बढ़ती हुई मात्रा को खाते रहना चाहते हैं? मैं इन साइंटिस्ट के काम को बढ़ावा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम इसे बड़े स्केल पर लागू कर सकते हैं। सच में इस वीडियो के साथ मैं सिर्फ इस समस्या के बारे में बातचीत शुरू करना चाहता था और जो शुरुआती समाधान विकसित किए जा रहे हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं जानते। आप इसमें बदलाव ला सकते हैं शेयर बटन दबाकर। वैसे भी धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे। भूलना मत, अगर आप इन वीडियोस की पॉडकास्ट वर्जन चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, अच्छा समय बिताएं।